मैं बात करना चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कहते हैं कि जो ये एग्जोडस फारूक अब्दुल्ला से ऐसी बात मत करिए मेहरबानी करके। मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा अगर आप ऐसी बात करती रहेंगी। क्यों? 1989 की जो किलिंग आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, आप जख्मों को उखाड़ रही हैं। जिनके जख्म रिस रहे हैं 32 सालों से, उनके जख्मों का क्या? हम फारूक सबके अब्दुल्ला जख्म, साहब, हर कश्मीरी का जख्म। वो हिंदू हमारे भाई थे, कोई हमारे दुश्मन नहीं थे। हम उनके साथ पले हैं, पोसे हैं, जिए हैं, बैठे हैं, मरे और जिए हैं उनके साथ। मरे और जिए हैं अगर, तो मुझे ये बताइए, इतिहास आपसे पूछता है कि जब 3 हिंदू, टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या? My interview is for asking about Kashmir. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप one-sided BJP person. मैं बीजेपी की हूं और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है, आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। लिया करते روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من जवाब मिल जाएं, some answers at least, but no, 3 questions, not even 3, maybe 1.5 question on Kashmiri Hindus and what happened to them. क्या हुआ था उनके साथ 1990 और 1989 में, और फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए। बस यही है फ्रैंकली स्पीकिंग कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीरी हिंदुओं के मुद्दे पर। फ्रैंकली स्पीकिंग विद फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पर। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उनके रोते हुए, सिसकते हुए आंसुओं को एक बार भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। गुस्सा आता है उन्हें, उनका क्या जो 32 सालों से इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उनके आंसुओं का, उनके गुस्से का अंदाजा है किसी को? क्या करा जाए इसका, बताओ अभी क्या करा जाए इसका? क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए? 32 साल से जिनकी आंखें पथराई हुई हैं, इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, उनकी बात करो तो फारूक अब्दुल्ला को बुरा लगता है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के लोगों के हक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन क्या उनके कश्मीर के एजेंडे में कश्मीरी हिंदू नहीं है? क्या कश्मीरी हिंदुओं के सवालों पर बात करने से उन्हें डर है या कोई आइडियोलॉजिकल चिढ़ है? कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने वाले, हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों पर जो सवाल खड़े होते हैं, उसका जवाब देने को वो तैयार नहीं। फारूक अब्दुल्ला पूरे 1 घंटे का इंटरव्यू देने आए थे, लेकिन महज 8वें मिनट में इंटरव्यू छोड़कर भाग खड़े हुए। और अगले 8 मिनट तक देखिए इंटरव्यू छोड़कर कैसे भागे फारूक अब्दुल्ला। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। The long-serving Chief Minister, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, and great national leader who's seen several winters and summers in Indian politics, Dr. Farooq Abdullah. Dr. Farooq Abdullah, thank you very much for joining me on Frankly Speaking tonight. And how do I begin to say, कश्मीर की वादियां आज आपसे क्या कह रही हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्या कह रही हैं? मौसम बहुत खुशगवार है, सियासी उथल पुथल है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अब इलेक्शन का बिगुल बजेगा। इलेक्शन के बिगुल बजने तक कुछ ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जो मुद्दे
बहुत सालों से, दशकों से लोगों के दिल में नासूर की तरह चुभ रहे हैं। और कल ही जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि रीस्टार्ट होगा ट्रायल इनटू द नदी मर्ग मैसेकर ऑफ 2003, जिसमें 24 कश्मीरी हिंदूज को अपने घरों से घसीटा गया था और टेररिस्ट द्वारा मार दिया गया था। ये लश्कर तैयबा के टेररिस्ट हैं। मैं पूछना चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, आप इससे खुश हैं? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये खुशी का सवाल नहीं है, इंसाफ का सवाल है। बेगुनाह मारे गए, बेगुनाह हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। मेरी जमात के भी कई आला मिनिस्टर, पार्टी के एमएलएज, हमारे छोटे छोटे वर्कर मारे गए। उन सबको इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इंसाफ चाहिए। मैं तो ये खुश होता कि हाई कोर्ट सिर्फ इनका नाम नहीं लेता, बल्कि सब जो मारे गए हैं आतंकवाद से, उनके लिए भी सोचते और उनके लिए भी इस ट्रायल को बढ़ाते। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले। मेरी बात हुई, ये आपको नागवार है? सबकी बात होनी चाहिए थी? नहीं, नागवार नहीं है, आप गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा नागवार है, मैं तो खुश हूं कि ये है, मगर दूसरों को भी तो इंक्लूड कीजिए जो मारे गए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? क्या दूसरे वो कश्मीरी नहीं हैं? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं हैं? वो हिंदुस्तानी हैं, पर कश्मीर में हैं। जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्हें कश्मीर से निकाल दिया गया और 32 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, जो उन्हें आज तक कभी मिला ही नहीं। इसीलिए कश्मीरी हिंदूज़ की अगर बात होती है तो ये नहीं होता कि हम बाकियों की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनकी आहें, इनके रोने की सिसकियां किसी के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? मैं नहीं जानता, ये आप दिल्ली की हुकूमत से पूछिए। आपका कुछ लेना देना नहीं है। मैं पूछना इसलिए चाहती हूं क्योंकि जब भी कश्मीर की कोर्ट ने आप इसका फैसला किया है, आप क्यों बार बार इसको रिपीट कर रही हैं? कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट अब उनका फैसला सुनिए, ट्रायल चलने दीजिए। कोर्ट का तो फैसला कई चीजों पर हम तो पहले से चाहिए। कहते हैं कि इन बेचारों को वापस लाइए, घर लाइए इनको। कौन कहता नहीं लाइए? हम तो हर वक्त यही कहते हैं। पर ये निकले तो आपके समय थे फारूक अब्दुल्ला साहब, आप रोक लेते। हुजूर, कौन निकालने वाला था? कभी ये सोचते हैं आप? क्या मैंने बंदूक उठाई? क्या हमने बंदूक उठाई? कौन थे जिनने ये किया? उन पे उंगली क्यों नहीं उठाते आप? तो जो पार से आए, जो बाहर एथनिक क्लींजिंग चाहते थे, पर जो बाहर से आए, जो एथनिक क्लेंसिंग चाहते थे, उनसे तो आप कहते हैं हमेशा के बातचीत करते रहिए। आप ये तो कभी नहीं कहते कि इन्होंने मारा है कश्मीरियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को। आपको मुसीबत ये है that your mind is one set mind. It is not only I saying that वो बात करें। अभी आपने वो इंटरव्यू सुना वायर पे, जो एक्स हमारे सबरवाल जो वहां पे हाई कमिश्नर थे, उनने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू पढ़िए और उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं। कि जो ये नहीं, फारूक अब्दुल्ला से ऐसी बात मत करिए, मेहरबानी करके। मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा अगर आप ऐसी बात करती रहेंगी। क्यों? 1989 की जो किलिंग आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, आप जख्मों को उखाड़ रही हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को कोई हमारे दुश्मन नहीं थे, हम उनके साथ पले हैं, पोसे हैं, जिए हैं, बैठे हैं, मरे और जिए हैं उनके साथ। मरे और जिए हैं अगर, तो मुझे ये बताइए
इतिहास आपसे पूछता है कि जब 3 हिंदू, टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था, और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे। My interview is for asking about Please, take it Kashmir. away. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप, one-sided BJP person. मैं बीजेपी की हूं, और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है। को पैसा बर्बाद बहन चोद। अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, कश्मीरी हिंदुओं के सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते। मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी कोशिश की कि कुछ जवाब मिल जाएं, some answers at least, but no, 3 questions, not even 3, maybe 1.5 question on Kashmiri Hindus and what happened to them. क्या हुआ था उनके साथ 1990 और 1989 में, और फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार साथ में मौजूद हैं। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित हैं, एक्टिविस्ट हैं और साथ ही कश्मीरी मामलों के जानकार भी हैं। अशोक पंडित जी फिल्मकार और कश्मीर की आवाज को हमेशा उठाते रहे हैं, कश्मीर हिंदुओं की आवाज उठाते रहे हैं। अभिजीत ठाकुर साहब पीडीपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील पंडित जी, देखिए आप भी बहुत देर से ये सब सुन रहे होंगे, 1 घंटे के लिए आए थे, 8 मिनट में चले गए। ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो इतनी मिर्ची लग गई? आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। 1971 में जब जेकेएलएफ की स्थापना हुई थी, ये संस्थापकों के साथ लंदन में खड़े मिले थे। इनके चित्र हैं तब के। ये और इनके पिता शेख अब्दुल्ला तब एक संगठन चलाते थे जिसका नाम है रायशुमारी महाज, यानी प्लेबिसिट फ्रंट, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कि जनमत संग्रह मोर्चा। ये कश्मीर पर जनमत संग्रह कराकर इसके भारत में विलय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। ये हो रहा था 1971 में, और 1975 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को तश्तरी पर रखकर जम्मू कश्मीर राज्य की सत्ता सौंप दी थी बिना चुनाव लड़े। आप सोचते होंगे कि सब मूर्खताएं करने का ठेका किसी एक ही प्रधानमंत्री ने दिया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्रियों का सिलसिला है मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने का, और ये तभी उसी निर्णय का खामियाजा भुगत रहे हैं हम कि शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद इन्होंने अपने बेटे की ताजपोशी की और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने 80 के दशक में, और 90 तक आते आते घाटी हिंदुओं से खाली करा ली गई। ये उन्हीं के निर्णयों, उन्हीं के अभियानों का परिणाम है कि हिंदुओं को कश्मीर से निष्कासित किया गया, उनकी नस्ल कुशी की गई, उनका जातीय विध्वंस किया गया। आज आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो वापस कब आएंगे। आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने किए कराए पर पानी कब फेरेंगे। इनका भड़कना तो सचमुच लाजमी है, और आप बार बार इनसे पूछेंगे, ये अपने आप को कटघरे में खड़ा पाते हैं। इन भयंकर अपराधों की क्या सफाई देंगे ये आप? इनका उठ करके भागना ही मुनासिब है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लगातार इनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिनसे ये जीवन भर भागते रहे हैं। इनके मुंह पर ये कलंक कभी नहीं धुलेगा और न धुलना चाहिए। इनसे ये प्रश्न बार बार पूछे जाने चाहिए। ये पूरे के पूरे कश्मीरी समाज के मुंह पर एक कालिख पोत कर गए हैं, क्योंकि आज इन्होंने वहां के सारे समुदाय को कटघरे में खड़ा किया है, खुद अपने अपराधों और अपनी मिलीभगत के कारण। ये बंदूक को इसका दोषी मानते हैं, कहते हैं कि बंदूक ने सबको मारा। तो ये सत्ता में किस लिए बैठे थे? मलाई खाने के लिए? सत्ता के पास भी बंदूक होती है। उस समय
आर्मी को क्यों नहीं तलब किया गया? पैरामिलिट्री क्यों नहीं डिप्लॉय की गई? पुलिस कहां गायब हो गई? ये खुद क्यों छोड़ करके लंदन भाग गए? इनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि ये स्वयं मिली भगत में थे। इन्होंने ही सीमा पार लड़के भेजे थे। इन्होंने ही जब आर्मी ने उनको सरहद पर पकड़ा तो इन्होंने बिना शर्त 80 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। हाँ। जुलाई और दिसंबर के बीच। और उन आतंकवादियों ने जो उत्पात मचाया तो हालत यह हुई कि कश्मीर हिंदुओं से खाली करा लिया गया। और आज तक किसी भी अपराधी पर कोई मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया। एक भी हत्या या एक भी सामूहिक नरसंहार पर जांच नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है? सिवाय पिंड छुड़ाकर भागने के इनकी और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? लेकिन इन्हें एक्सपोज करना, इन्हें लगातार प्रश्न पूछकर इनकी उन अपराधों को सामने लाना आवश्यक है, और इसके लिए मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। और यही काम टाइम्स ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने भी किया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सुशील जी, ये बात कही थी कि जब कोई इंसान आपा खो बैठता है, गुस्से में होता है, चिल्लाता है, जवाब नहीं दे पाता, इसकी वजह यही है कि उसके पास जवाब नहीं है, या फिर उसे पता है कि इतिहास में उसने कुछ गलत किया है जिसको वो कभी भी साफ स्पष्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी उसको ढक नहीं पाएगा। क्या अशोक पंडित जी यही हाल फारूक अब्दुल्ला का है? इसी वजह से इतनी मिर्ची लगती है? हिमांशु जी, देखिए, जो सुशील जी ने कहा वो बिल्कुल 100% सही है। आपने एक ऐसे पॉलिटिशियन को शीशा दिखाया, उस शीशे में जब फारूक अब्दुल्ला ने अपने आप को देखा तो उसने देखा कि मैंने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल है इनके जेनोसाइड का, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इनके एथनिक क्लीनिजिंग का, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इनके किलिंग्स का, रेप्स का, क्योंकि मैं जेकेएलएफ का फाउंडर चेयरमैन था। तो जैसे सुशील जी ने कहा कि टेररिज्म को कश्मीर में पनपाया किसने? फारूक अब्दुल्ला ने, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, हुर्रियत ने, सबों ने मिल के किया ना। अब ये बात करते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि यार कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, तो ये कहते हैं कि मुसलमानों की भी हुई। अरे हमको तो आजादी चाहिए नहीं थी, तो कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनको आजादी चाहिए थी। आजादी की लड़ाई तो वो लड़ रहे थे, हम तो नहीं लड़ रहे थे ना, हम तो इनोसेंट थे। तो आपने हमको किस बात पे मारा? आपने हमको किस बात पे निकाला? आपने हमें किस बात का हमारा बलात्कार किया? आपने हमारा जेनोसाइड क्यों किया? हम तो इनोसेंट लोग थे, हम तो आपको पढ़ाते थे, हम तो आपका इलाज करते थे, हम तो आपको बुद्धि देते थे, हम तो आपको विवेक देते थे, हम तो आपको पालते थे, पोसते थे, हम तो आपकी देखभाल करते थे। आपने हमको मार के बाहर निकाला। जब नाविका ने आज शीशा फारूक अब्दुल्ला को दिखाया तो फारूक अब्दुल्ला को अपना चेहरा जो नजर आया, वो चेहरा एक जेनोसाइड करने वाले का चेहरा नजर आया, एक एथनिक क्लीनिजिंग का चेहरा नजर आया। वो डर गया और वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करने लग गया, और उस डर के मारे अपने उस सही चेहरे को देखा जब उसने, वो डर के वो माइक को निकाल के वो इंटरव्यू छोड़ के बाहर चला गया। और ये बात आज की बात नहीं है। जब सच्चाई इनके सामने लाई जाती है तो मुसलमानों का तर्क देते हैं, अरे हमें भी दर्द है, कोई भी इनोसेंट मारा नहीं जा सकता। तो आप ये बताइए ना, आपसे नाविका ने ये पूछा ना कि कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप उसके बारे में बात करिए। आप कह रहे हैं कि साहब नादिम मर्ग का जो वापस केस खुला है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं तो चाहता हूं कि बहुत पहले होना चाहिए था। अरे आप उनका क्यों नहीं कर रहे? आप तर्क देते हैं, जो तर्क के बहाने आप सही चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये पिछले 32 साल से इन्होंने ये किया, और ये फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है कि कश्मीर के पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पॉलिटिक्स में ये लोग अभी रिडेंटेड हो चुके हैं। लोग इनके साथ नहीं है। इनको ये पता है कि हमारी दुकानें बंद हो चुकी है, इनको पता है कि जो हमारी बपोती थी कश्मीर जम्मू लद्दाख, वो हमारे हाथ से निकल चुका है। जब से 370 गया, जब से 35 ए गया, ये डरे हुए लोग हैं। इसीलिए जब भी आप इनको थोड़ा भी छेड़ो, किसी भी इशू को लेके, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इतिहास में आपने गलती की है तो ठीक है अशोक पंडित जी, इतिहास में आपने गलती की है तो कम से कम अब तो ठीक कर दीजिए। आज भी बार बार एक शब्द, बाहरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जब टाइम्स ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने सवाल पूछा इस बारे में, तब वो ये कह रहे थे कि बाहर से आए लोगों ने जातीय नरसंहार यहां पर चाहते थे, माहौल यहां पर बिगाड़ा। प्रेम शुक्ला जी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं,
स्वाभाविक तौर पर जिसने नृशंस नरसंहार करने की योजना बनाई हो, उसका अमलीकरण किया हो, जिसके पिता की राजनीति हिंदू द्रोह पर ही आधारित रही हो, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए छुट्टा छोड़ा हो, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदुओं के नरसंहार का जिम्मा दिया रहा हो, जिसको श्रीमान राजीव गांधी ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए पुरस्कृत किया हो, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी ने हिंदू पंडितों के नरसंहार के लिए पाला पोसा हो, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छूट दी हो, उससे तो कोई सवाल भी पूछने की हिम्मत नहीं करता था। आज आप सवाल पूछ रहे हो, अगर उनका शासनकाल होता तो आपको दंड दे देते। अब दंड नहीं दे पा रहे तो कम से कम भाग जा रहे हैं। उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हिंदू द्रोह के लिए ही तो गठित हुई थी ना, किस लिए गठित हुई थी वो? और 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उनको गिरफ्तार क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तान से मिलकर हिंदुओं के सफाये की जो का षड्यंत्र शेख अब्दुल्ला ने 1951 में ही बनाया था ना। हाँ। 1965 में जब उनको दूसरा मौका, 64 में जब दूसरा मौका दिया गया तो शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान क्या करने गए थे? और 1980 के दशक में फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? अभी आदरणीय सुशील पंडित और अशोक पंडित जी ने बताया ना कि किस तरह से JKLF के संस्थापक सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती थी। लेकिन आज इन बेशर्मों से आप सवाल पूछते हैं, यह तो उनकी दृष्टि में आपका दुस्साहस है ना। ठीक है, अगर उनको ये दुस्साहस लग रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं की आवाज उठाई जाएगी, उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम पूछेंगे क्योंकि 32 सालों से जो लोग परेशान रहे, जो लोग इंसाफ का इंतजार करते रहे, आज उनकी बात अगर होती है तो आप आग बबूला हो जाते हैं। ये किस तरह का रवैया है, ये बात समझ से परे है। अजय वर्मा जी, आज सियासत की बात नहीं करूंगा। आपने भी 1 घंटे के लिए जो ये आए थे फारूक अब्दुल्ला, उसमें 8 मिनट में चलेगा, वो आपने सुना। जो टाइम्स टाउन ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने उनसे सवाल पूछा और बीच में छोड़ के चले गए। क्या आपको ये सही लगा? क्या वजह थी फारूक अब्दुल्ला के यहां से जाने की? आपको क्या लगता है आपके नजरिए में? देखिए हिमांशु जी, 1857 की बात, 1951 की बात, 1989 की बात, 1990 की बात, 2014 से लेकर 2022 की बात कोई क्यों नहीं करेगा जो वर्तमान चल रहा है? कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितने आर्मी के जवान मारे गए। साहब ने, देश के तमाशा राजा ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था 2014 में, मित्रों जब मैं आऊंगा तो कश्मीरी पंडितों को उनको वापस घर बसाऊंगा और कश्मीरी पंडितों को पूरा हक दिलवाऊंगा। अब कोई कश्मीर में चिड़िया का बच्चा नहीं घुस सकता, कश्मीरी पंडित नहीं मर सकता। लेकिन 89 में किसकी सरकार थी? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन 89 सांसदों के साथ था और जगमोहन साहब गवर्नर थे, तो ये इनकी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आप कहते कुछ रहिए, दिखाते कुछ रहिए, बताते कुछ रहिए। बीजेपी के लोग और इनके अनुवांशिक संगठन के लोग किसी से कुछ कह दें, लेकिन उनसे सत्यता नहीं बदलती। मुझे ये जवाब चाहिए, 2014 से आज तक कश्मीरी पंडितों के साथ वादे क्यों नहीं पूरे हुए? कांग्रेस की गलतियां थी तो सत्ता से बेदखल हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के वोटरों ने कर दिया। इंटरव्यू 2022 से लेकर 22 तक, 14 से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री एक बार भी जनता अजय जी, मेरी वैसे आदत नहीं है बीच में टोकने की। अजय जी सुनिए ना, वैसे मेरी आदत नहीं है बीच में टोकने की। मैं हर जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनको पूरी बात रखने का मैं मौका देता हूं और आपने देखा भी होगा ये। मैंने आपसे सबसे पहले सीधे सीधे एक सवाल पूछा कि फारूक अब्दुल्ला से जब आज सवाल पूछा गया कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, तो वो तुरंत भाग खड़े हुए, आग बबूला हो गए। ऐसा क्या पूछ लिया जो मिर्ची लग गई? क्या ये सही है या गलत, ये पूछ रहा था। देखिए, आपने उनसे सवाल पूछा, उसका जवाब तो बेहतर तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला जी और उनके फादर, मरूम फादर बता सकते हैं। लेकिन मैं जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और इनके वीर और बयानवीर जो हिंदुस्तान में रोज टीवी में बैठकर झूठ फैलाते हैं, क्या उनसे सवालों के जवाब फारूक अब्दुल्ला पर भी कुछ बोल दीजिए अजय वर्मा जी। 370 हटाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमने हटाई है। कश्मीर में 25 लाख वोट कहते हैं हमने बनवाई है। पूरा देश जान रहा है कि हाँ ठीक है। अच्छा अब्दुल जी, एक बात बताइए, ये जो अभी इस वक्त रवैया देख रहे हैं कि ठीक है जो चीज गलत है आप उसको पुरजोर तरीके से बोलिए गलत है। अगर हिम्मत है आपके अंदर, लोगों के अंदर जगह बनाना चाहते हैं तो गलत को गलत कहना सीखिए। संसार के लोग, क्या यही कमी जनता से दूर करती जा रही है इनको? 40 करोड़ नहीं अजय वर्मा जरा शांत हो जाए, इनका हो गया है। हाँ अजय जी हो नहीं गया, आप एडिटर नहीं है,
इन सब मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए आप अपने नहीं नहीं अरे भाई एडिटर नहीं तो मेरे से सवाल भी किया गया है, आपसे अजय जी मेरा उत्तर देना फर्ज है ना। ठीक है। अब आपको जो कहा गया उस पर तो आपने उत्तर दिया नहीं है। देखिए जो मैं अजय वर्मा पर कोई अजय वर्मा पर टिप्पणी करके, अरे शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूं। अजय वर्मा पर टिप्पणी करके मैं डिबेट को डेविएट नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन उनकी भी एक समस्या है कि जब गुलाम मोहम्मद शाह के मुख्यमंत्री से हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ राजीव गांधी ने ही समझौता करके और 7 नवंबर 1946 को मुख्यमंत्री बनवाया था, तो अब जाहिर है कि वो उन्होंने वो सेंटर में उनकी सरकार थी। और आप एक बात ध्यान रखिए कि फारूक अब्दुल्ला 7 नवंबर 1986 से सुन लो 18 जनवरी 1990 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 जनवरी को वो आदमी इस्तीफा देता है और 19 जनवरी को कश्मीर हिंदुओं का सबसे बड़ा बहिर्गमन होता है। अब ये क्या है कि आखिर 18 जनवरी को ही इस्तीफा क्यों दिया और 19 जनवरी को एक्सोडस क्यों हुआ? क्या ऐसे ही इस दोनों तारीख में कोई तालमेल, कोई संबंध नहीं है? दूसरी बात, जब वो आए हैं, जैसे अभी सुशील पंडित कह रहे थे, मैं आ रहा था तो मैंने उस बीच में देखा कि भाई कैसे कैसे आतंकवादी छोड़े गए हैं। मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है उस समय कि कैसे बड़े बड़े आतंकवादी, इस समय जो अभी रिटायर्ड डीजीपी है एसपी वैद, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखे थे उसके बारे में और बताया था कि उस दौरान इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि किस प्रकार से आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं, उनके नाम दिए हैं और यहां से कुछ नहीं होता था बाद में। और उस समय कांग्रेस की भी सरकार थी, बाद में 89 में आई है वो सरकारें, तो ये एक धीरे धीरे चीज चल रही थी, पीओके से आ रहा था। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा कि फारूक अब्दुल्ला क्यों भागे हैं। उस समय मनमोहन गवर्नर जो थे, गवर्नर ने राजीव गांधी को 20 अप्रैल 1990 को एक पत्र लिखा था जगमोहन ने, उसकी कुछ पंक्ति मैं सुना देता हूं, फिर आपको पता चलेगा। नीड आई रिमाइंड यू दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1988 आई हैड स्टार्टेड सेंडिंग वार्निंग सिग्नल्स टू यू अबाउट द गैदरिंग स्टॉर्म इन कश्मीर, but you and the power builders around you had neither the time nor the inclination nor the vision to see these signals. They were so clear, so pointed that to ignore them was to commit sins of true historical proportions. अब ये बता रहे हैं कि हमने 1988 से आपको लगातार लिखा है, बताया है, लेकिन आपके सलाहकार, आपके साथ के लोग इसको इग्नोर करते रहे। और उसका कारण वो बता रहे हैं कि क्या है, जो लोग थे, क्योंकि उनको ना विजन है ना आपकी इंक्लाइनेशन है कि कश्मीर को ठीक किया जाए। क्योंकि वो जब बिठा चुके थे फारूक अब्दुल्ला को, उनके लिए कठिन था कि इनको बर्खास्त करें, इनको रोकें, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो ये जो उस बीच का पूरा पीरियड, एक खलनायक के रूप में फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी हिंदुओं के नहीं, कश्मीर के और संपूर्ण भारत की एकता अखंडता के खलनायक के रूप में जो व्यक्ति दिख रहा है, उससे अगर हम सवाल करते हैं, उनसे तो एक सवाल था ना कि भाई आप 18 जनवरी को आपने रिजाइन दिया है और 19 जनवरी को एक्सोडस हो गया, तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसमें उनका भागना मुनासिब था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब समय बदल गया है, जैसा अशोक पंडित कहते, टाइम हैज चेंज्ड। कश्मीर में भी कुछ ऐसी शक्तियां मुसलमानों के अंदर भी अलग अलग धाराएं लेके खड़ी हो रही है, जो खुद इनसे सवाल करेगी। जो करे मुसलमान भी मारे गए, अरे मारे गए तो तुम्हारा ही काल था, तुमने हिंदुओं को भी मरवाया, तुमने मुसलमानों को भी मरवाया, तुम छोड़ करके भाग गए। और कश्मीर को किसके हवाले छोड़ के गए? अच्छा ठीक है। अच्छा सुशील पंडित जी, मैं ये 8 मिनट का इंटरव्यू पूरा मैं सुन रहा हूं, कई बार मैंने सुना, उसमें मैंने एक चीज बड़ी गौर करी कि जैसे ही 23 मार्च 2003 को नदीमर्ग नरसंहार की बात हुई तो थोड़ा सा तिलमिला गए फारूक अब्दुल्ला, और फिर जैसे ही जिक्र अक्टूबर दिसंबर 1989 के बीच हुआ, जिसमें जस्टिस नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू और पत्रकार प्रेमनाथ भट्ट की बात हुई, तो अचानक से वो तिलमिलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा लगा कि भूचाल आ गया और सीधे हटाए और सीधे भाग खड़े हुए। क्या ये 3 नाम इतना डराने लगे हैं अभी? देखिए, ये 3 नाम हमारे समुदाय के शिरोमणि लोगों के नाम हैं। पंडित टीकालाल टपलू हमारे राजनीतिक नेतृत्व में पहली पंक्ति के नेता थे। जस्टिस नीलकंठ गंजू हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज थे, हमारे समुदाय का मान थे, सम्मान थे। इसी तरह प्रेमनाथ भट्ट एक जाने माने वकील और पत्रकार थे।
इन तीनों को निशाना ही इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पूरे के पूरे समुदाय को आतंकित करना एक लक्ष्य था। और ये इनकी निगरानी में, इनके मुख्यमंत्रित्व काल में और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में अभी है ना सुनील, ये जी सुशील पंडित तो है अभी। जी सुशील जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, आ रही है आपकी आवाज। जी, मंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। इन दोनों के केंद्र और राज्य की जुगलबंदी के समय ये नरसंहार हो रहे थे, ये आतंक का खेल चलाया जा रहा था। इस पर भी ये झूठ बोल के निकल जाते हैं कि कोई जगमोहन था तो कोई वीपी सिंह था। अरे साहब, वीपी सिंह की सरकार 2 दिसंबर को आई है 1989। ये तीनों की तीनों हत्याएं उससे पहले हुई हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिसंबर को सरकार बने और एकाएक भूचाल आ जाए। इसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि देखिए, 1988 से ये काम हो रहा है। और जगमोहन जी का पत्र जो अवधेश जी ने पढ़ करके सुनाया वो भी पुराना है। यानी इस सब की नींव डालने के बाद और इस सब की फसल खड़ी करने के बाद जब ये आने को था, पूरी कयामत टूटने को थी, तो ये चुपचाप खिसक करके चले गए। ये इनके ऊपर जातीय विध्वंस का मुकदमा चलना चाहिए, मिलीभगत का। केवल जिन लोगों ने ट्रिगर दबाया, बंदूक उठाई, वही इसके दोषी नहीं है, वो तो प्यादे हैं। जिन्होंने इस फसल को बोया, इस फसल की देखरेख की, आतंकवादियों को छोड़ा और उसके बाद जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने, उन मुकदमों को नहीं चलने दिया। नदी मर्ग का जो किस्सा है वो आज से 20 साल पुराना 2003 का है। 2003 की दुर्घटना है वो। बिल्कुल। ये उससे पहले भी मुख्यमंत्री बने 1996 से 2002 तक। उसके बाद इनका बेटा मुख्यमंत्री बना 2008 से 2014 तक, 6 वर्ष तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें चलती रही हैं और इन मुकदमों पर एक भी सुनवाई नहीं हुई है आज तक। एक भी हत्या, एक भी नरसंहार, एक भी बलात्कार, एक भी अपहरण, एक अपवाद स्वरूप एक भी अपराध की, जघन्य अपराध की सुनवाई नहीं हुई है। किसी को दोषी नहीं पाया गया है और ये पल्ला झाड़ कर निकल जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है। एक और बात, जब टाइम्स नाउ नवभारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने बात की थी तो तिलमिला के एक बात और बोली, क्या मैंने बंदूक उठाई, क्या हमने बंदूक उठाई, क्या? ये बात बड़ी गौर करके बोल रहे थे, आपने बंदूक नहीं उठाई। लेकिन जिन्होंने बंदूक उठाई उस पर भी तो आपने एक्शन नहीं लिया, उधर भी तो आप खामोश बने रहे, मूक दर्शक बने रहे, कत्लेआम चलता गया लेकिन आप शांत बैठे रहे। और कब तक भागेंगे? आज यहां पर सवाल पूछा गया है तो यहां पर आप भाग खड़े हुए, कल आप जहां जाएंगे वहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या आप हमेशा भागते रहेंगे? कभी तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। अजय वर्मा जी। हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हिमांशु जी, मैं अभी सुशील जी बड़े ज्ञानी आदमी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, अक्सर कई टीवी शो में रहते हैं। मेरा इनसे एक व्यक्तिगत अनुरोध ये है कि 2022 के बाद तो जैसे हिंदुस्तान में कश्मीर में फूल ही बरसे हैं, वहां पर ताला खोल के लोग सो रहे हैं, कोई कश्मीरी पंडित नहीं मरा तो चल ही रहा है, कोई आतंकवादी नहीं आया, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो वादा करा था उनसे नहीं पूछेंगे या चापलूसी की भी हद कर देंगे और देश से कहेंगे अरे फारूक अब्दुल्ला को पूछिए, लटकाइए, फांसी दीजिए, उनसे बात करिए, वो उनसे बात करिए। आप देश के प्रधानमंत्री। अजय जी, मेरे को एक बात बताइए, आज इतने लोग हमें देख रहे हैं, आप मुझे बस ये बताइए, क्या फारूक अब्दुल्ला को, नहीं सुनिए, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। अजय जी बस इतना सा जवाब दे दीजिए, क्या आज फारूक अब्दुल्ला को सवालों का जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था जब जस्टिस गंजू, टीकालाल टपलू और पत्रकार भट्ट की बात हुई? देखिए, ये उनका लाइफ है कि वो किसका सवाल का जवाब दे, नहीं दे। देश के प्रधानमंत्री को जनता के बीच प्रेस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं, आप तो बचा रहे हैं ना। पंडित पढ़ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। वर्तमान में
अजय जी आप तो उन्हें बचा रहे हैं। अरे सवालों का जवाब देने की बात की जा रही थी जब कश्मीरी पंडितों की मौत हो रही है कई सालों से जिन्होंने दर्द को सहा, अगर उनको लेकर सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को इतनी मिर्ची तो लग जाती है भाई। सिवाय चापलूसी की हद होती है। ये इतिहास बदलेगा जरूर। हिटलर भी यही काम कराता था, अपने लोगों को छोड़ देता था। बहुत सही बात आपने कही है कि वक्त बदलता है, वक्त बदल रहा है। यही काम करते थे वो। सुशील पंडित जी कह रहे हैं इतिहास बदलेगा, लेकिन इन्हें बताइए कि कश्मीर का वक्त बदला है। वो हिटलर से ठीक है, आपने बात की अजय जी, आपने बात की, आपकी बात का जवाब ले रहे हैं। आप सुनिए अजय जी, सुनिए अब आपने पूछा, जवाब दे रहे हैं सुशील पंडित जी। प्लीज मैं जवाब दे दूं। हिमांशु जी ये क्या विडंबना है? अजय जी एक मिनट, आपने बहुत लंबी बात रखी अपनी, इतना वक्त नहीं, प्रॉपर वक्त दिया तो आवाज थोड़ा सा सुनिए, सुन लीजिए। ठीक है अजय जी, आवाज कम, बोलिए सुशील जी। नहीं चलेगा ये एक तरफा। हिमांशु जी ये क्या विडंबना है कि कोई कांग्रेसी खुलेआम किसी और को चापलूस कह देता है? मतलब ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? अब हम चापलूसों से चापलूस होने का ताना सुनेंगे। पैदाइशी चापलूस हैं और ये इशू नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला का है, तो कांग्रेस को क्यों मिर्च लग रही है? वो इसलिए लग रही है अजय जी सुनेंगे आप थोड़ा सा। भाई हैं, ये मिलकर के सरकार चला रहे थे उस वक्त कश्मीर की सरकार। ये बहुत बढ़िया है। नहीं सुशील पंडित जी, ये एक बार दर्शकों को देखने दीजिए, जनता को। फारूक अब्दुल्ला सवाल नहीं सुन पाते हैं और यहाँ पर अजय वर्मा जवाब नहीं सुन पाते हैं। अजब विडंबना, अजीब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है। वाह भाई पंडित जी। और दूसरों को चापलूस करने की तमगे बांट रहे हैं ये। अजय जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए, देखिए थोड़ा सा रुकिए, सुन लीजिए एक बात। पूरा वक्त आपको दोबारा दूंगा, बोल दीजिएगा। हाँ बोलिए सुशील जी। देखिए, इनको और लोगों को चापलूस ठहराना बहुत आसान लगता है। इनकी पूरी राजनीति चापलूसी पर आधारित है। अभी इनका एक गुलाम नबी आजाद नेता छोड़ करके भागा है और चापलूसों की जमात सियारों की तरह हुआ कर रही है। उन्होंने बताया है कि किस तरह परिवार में चापलूसी चलती है। पढ़े लिखे आदमी है, पार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करिए हिंदुस्तान में। आपने शब्द इस्तेमाल किया, मुझे लगता नहीं है कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़े हैं। आप करिए पार्लियामेंट और दूसरों को ताने देते हैं। अब आप विडंबना की पराकाष्ठा है साहब। आप देखिए आप करते क्या हैं और फिर दूसरों को क्या उलाहने देते हैं। आपकी भाषा कैसी है, आपके तथ्य कैसे हैं, आपके तर्क कैसे हैं, और आप दूसरों को क्या क्या बताते फिरते हैं। फिर कहते हैं कि मर्यादा का ख्याल रखिए। मतलब हद है, सीमा होती है कोई विडंबना की। राजा। अच्छा, हमारे साथ में सुशील पंडित जी इस वक्त हमारे साथ में इस वक्त अहमद अली फयाद साहब भी जुड़ चुके हैं। अहमद अली फयाद साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अहमद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछे गए कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, ओवरऑल कश्मीर को बात की जा रही थी, लेकिन जैसे ही जस्टिस नीलकंठ गंजू की बात हुई, टीकालाल टपलू की बात हुई, पत्रकार प्रेमनाथ भट्ट की बात हुई, 23 मार्च 2003 को नदीमर्ग नरसंहार की बात हुई, इतनी मिर्ची लगी, इतना आग बबूला हो गए कि सीधे भाग खड़े हुए। 1 मिनट बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ उन्हें। आखिर ऐसा क्या है, जब भी कश्मीरियों के दर्द की बात की जाती है, कश्मीरी हिंदुओं की, तो आग बबूला हो जाते हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला एक बुरा सियासतदान हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, राइट। जब आप उसको प्रोवोक करोगे ये जानते भी कि उसका वो क्षमता नहीं है, जब आप प्रोवोक करोगे तो वो प्रोवोक हो ही जाएगा। बेसिकली उसने जो हमने देखा है, जो हमने सुना है उससे बहुत बार, कि वो कह रहा है कि मैंने उस वक्त जो सेंट्रल वाली हुकूमत थी, मैंने उनको इन एडवांस अलर्ट कर दिया कि यहाँ की सूरत हाल क्या है और क्या करने की जरूरत है। तो शायद उस वक्त उसका कंसिडर नहीं किया गया और शायद इसी वजह से वो आज प्रवोक हो जाता है कि जब मैंने उस वक्त बोला नहीं माना गया, तो अब मुझे उल्टा मेरे से ही पूछते हैं और मेरे को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। शायद वो एक वजह हो सकता है। अब उसकी डिफिकल्टी यह है कि उसको पूरा सुनना चाहिए था, फिर तरीके से जवाब देना चाहिए था। वो उसमें एक कमजोरी है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं है ज्यादा सुनने का और फिर जवाब देने का, वो उसमें एक डिफिकल्टी है। पहली बार एक बात मैं कहूं, जब एक नेता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बड़े पद पर बैठा होता है, तो संयम बहुत होना चाहिए उसमें। तो इतना सब कुछ हुआ, अगर कोई अधिकारी या फिर कोई भी फरियाद लेकर जाएगा, इस तरह का बर्ताव करेंगे क्या?
और अच्छा एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या इनको प्रोवोक किया गया था यहां पर? जी नहीं, सत्य से जो है झूठा प्रोवोक हो ही जाता है ना। अगर आप जो हैं किसी हिंसक व्यक्ति को उसकी हिंसा की याद दिला देंगे तो हिंसक हो जाएगा वो। आपके साथ संकट ये है कि नंगों से जो है फैशन डिजाइनिंग का सवाल पूछ रहे हैं, तो नंगा आदमी फैशन पर क्या बोलेगा वो। आप हिंसक श्रृगालों से जो है शांति पाठ पढ़वाना चाहते हैं, ये संभव है क्या? वो हुआ ही करेगा, वही कर रहे हैं वो। और उनके समर्थन में आप देख रहे हैं किस तरह से एक कांग्रेसी हर किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे कश्मीरी एक्टिविस्ट आए हैं, इनकी भाषावली तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला सियासतदान ठीक नहीं, इंसान बहुत अच्छा है। हाँ। हजारों हजार लोगों के प्राण जिसके कुकर्मों से चले गए, वो अच्छा इंसान है। पता नहीं इनका ये अच्छे इंसान की इनकी परिभाषा क्या है, मानदंड क्या है, ये समझ के परे है। अच्छा ठीक है। अच्छा अजय वर्मा जी, अब ये बताइए कि आने वाले वक्त में कभी ना कभी तो सच का सामना करना पड़ेगा ना, सच से कोई भाग तो सकता है नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सच से भागना नहीं चाहिए। देखिए, देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो हत्यारे थे गॉडसे। हत्यारे ही तो हत्या करते हैं, तो कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की हत्या नहीं हुई, कश्मीर में इंसानियत की हत्या हुई। कश्मीर में इंसानियत की हत्या हुई और इंसानियत छोड़ के कश्मीर से भागी हत्यारों की वजह से। अब वो गॉडसे के जो समर्थक लोग थे, जो हत्यारे थे, उस देश में इस वक्त दो विचारधाराएं काम कर रही हैं, गॉडसे की विचारधारा और फारूक अब्दुल्ला की कौन सी विचारधारा है? मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला की कौन सी विचारधारा है? फारूक अब्दुल्ला की विचारधारा का नाम बताइए जरा, इसकी व्याख्या कीजिए। यहाँ टी राजा बनना बहुत आसान है देश के सत्ता पक्ष के लोगों का। थोड़ी सी अपनी चमक बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश में पावर लेने के लिए अजय वर्मा जी लगती है, जो 32-33 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्या उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए? और बोलेंगे तो लाल मिर्ची लग जाएगी क्या आप लोगों को? जब खंड सजा देता है, जब देश सजा देता है, जब मानवता सजा देती है, तो ये लोग ये हत्या देगी। फाइनल कमेंट प्लीज अवधेश जी, फाइनल। देखिए वक्त नहीं है अजय वर्मा, अब मैं अजय वर्मा के एक आध बात का उत्तर देना है, और फारूक अब्दुल्ला क्यों भागे इसको भी। देखिए, इस सरकार में इतना हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे रहे, सुशील जी बता रहे हैं, लेकिन रूबिया शहीद अपहरण कांड पर अब जाके सुनवाई शुरू हुई है और उसमें जाना है, लोगों को सजा होनी है। रूबिया शहीद स्वयं आकर के कोर्ट में गवाही दे गई है अजय वर्मा, और इसका तो पूछा जाता फारूक अब्दुल्ला से क्यों नहीं किया। यासीन मलिक के अपराधों की सजा उसे मिल रही है, सुन लो, यासीन मलिक की अपराधों की सजा अब मिल रही है, जो फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला के शासन में मिलनी चाहिए। अरे सुन लीजिए, बिट्टा कराटे अरेस्ट है, उसकी सुनवाई हो रही है, उसको सजा होना निश्चित हो गया है। तो ये सारी जो चेंजिंग आई है, इस समय फारूक अब्दुल्ला से सारे सवाल पूछे जा सकते थे ना कि आपके राज में क्यों नहीं हुआ। अंतिम बात मैं पूछ रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला एक बयान बता दें अपने कि उन्होंने आतंकवादियों का विरोध किया हो और विरोध करते हुए वो लेटर लिखा हो। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला नहीं बताएंगे कि उन्होंने आतंकियों का विरोध कब किया, लेकिन टाइम्स नाउ न भारत के एडिटर चीफ नाविका कुमार ने जो सीधा सवाल पूछा ना, जो मिर्ची लगी फारूक अब्दुल्ला को, ये सवाल हम पूछते रहेंगे और कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज भी हम उठाते रहेंगे। कब तक सवालों से बचेंगे ये भी देख लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। राष्ट्रवाद में वक्त है एक ब्रेक।